प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय के इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले व्याख्यान में समापन के समय मैंने कहा था कि हम नाटकों के इस विकास क्रम को प्रसादोत्तर नाटकों के क्रम से थोड़ा और आगे ले जा सकते हैं। तो फिर चूंकि प्रवृत्तियों के आधार पर उसका कोई नामकरण अभी तक करना संभव नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी समय का नामकरण करना, किसी भी विधा की विशेषताओं के आधार पर उसका नामकरण करना समय मांगता है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी इतना कम समय भी नहीं हुआ है कि हम उसके आगे के नाटकों का अध्ययन नहीं करें। तो हम इसको अद्यतन नाटकों के शीर्षक के अंतर्गत विभाजित करके और इसका अध्ययन करेंगे। हालांकि मैं इसमें बहुत निकट के जो वर्तमान काल के हैं, जब मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, उन नाटकों और नाटककारों का नाम तो मैं नहीं ले पाया हूँ, यहाँ नहीं कर पाया हूँ उनका विवरण आपको देने के लिए तैयार। लेकिन फिर भी प्रसादोत्तर जो नाटक हुए हैं या नाटककार हुए हैं, उनके बाद के जो कुछ नाटक हुए हैं और कुछ उनकी प्रवृत्तियाँ उभर कर के आई है, उसके बारे में हम चर्चा बहुत संक्षेप में यहाँ कर लेते हैं। और आपको अवसर मिलता है, कोई पुस्तक आपको पढ़ने को मिलती है, तो आप उसके माध्यम से ये अध्ययन कर सकते हैं कि वर्तमान काल में नाटकों के बारे में क्या चल रहा है, किस तरह के नाटक लिखे जा रहे हैं, कौन कौन से नाटक लिखे जा रहे हैं, वो आप और अध्ययन करेंगे तो आपकी जानकारी एकदम से जो है अधुनातन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस युग के नाटक और नाटककारों का अध्ययन करेंगे, तो जानेंगे कि इस युग में कौन कौन से नाटककार हुए और उनके एक एक आधा नाटक जो है हम उनके बारे में जो है नाम से चर्चा कर लेंगे। जैसे इस आगे के युग में, प्रसादोत्तर युग में, भीष्म साहनी जो है एक प्रमुख नाटककार हुए। इनके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, लक्ष्मी नारायण लाल है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, रमेश मेहता है, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज है, रेवती शरण शर्मा है, सुरेंद्र वर्मा है, शरद जोशी है, मणि मधुकर है, रमेश उपाध्याय है, विजेंद्र रस्तोगी है और ज्ञानदेव अग्निहोत्री हैं। तो इस प्रकार से बहुत से नाटककार इस युग में हुए, जिन्होंने कि इस युग में अपने नाटकों के द्वारा नाटकों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो इन्हीं नाटककारों के एक एक दो नाटकों के बारे में हम जो है उनके नामों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे भीष्म साहनी का हानुष और कबीरा खड़ा बाजार में नाटक प्रसिद्ध हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी और लड़ाई जो है ये नाटक प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण लाल का जो है मिस्टर अभिमन्यु है, अब्दुल्ला जो है मिस्टर अभिमन्यु की मृत्यु है, और अब्दुल्ला दीवाना है, ये नाटक भी आए हमारे सामने। अश्क के बड़े खिलाड़ी जो नाटक है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। रमेश मेहता की रोटी और बेटी और खंडित यात्राएं जो है वो नाटक भी चर्चाओं में रहा। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण भारद्वाज ने अश्वत्थामा नामक नाटक लिखा था, और रेवती शर्मा ने राजा की बलि जो है उसकी नई कथा उसको लिखा। और इसके साथ साथ सुरेंद्र वर्मा जो है इस युग के एक प्रसिद्ध नाटककार हुए। उन्होंने छोटे सैयद और बड़े सैयद नाम से भी एक नाटक लिखा। शरद जोशी ने एक व्यंग्य नाटक लिखा, एक था गधा, नाम से ही पता लगता है कि एक व्यंग्य नाटक है। फिर मणि मधुकर की जो है बुलबुल सराय और खेला पोलमपुर नाम से आए नाटक। विनोद रस्तोगी जो है उनका नए हाथ जो है नाटक आया, और उसके साथ साथ वो रमेश उपाध्याय जो है वो पेपरवेट नाम से इनका नाटक भी आया। इसके साथ साथ ज्ञानदेव अग्निहोत्री का जो माटी जागीर नाम से नाटक भी उस समय काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अब आते हैं इस युग में कितने प्रकार के नाटक हमारे सामने आते हैं उभर करके। तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि इस युग में कई प्रकार के नाटक लिखे गए। जैसे ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक है, राजनीतिक नाटक है, रूपांतरिक नाटक है, व्यंग्य नाटक है,
नुक्कड़ नाटक है और देश प्रेम के नाटक है। इस तरह से कई प्रकार के नाटक या नाटकों के भेद या जो विधापूर्ण नाटक रहे, अलग अलग विधापूर्वक नाटक, नाटकों की विधा में भी हम अलग अलग विधा कह सकते हैं, तो वो इस युग में पाए गए। हम ये जानते हैं कि इस युग के नाटककार एक संकीर्ण दायरे से बाहर निकल के आ रहे थे, तो नाटकों में भी नए नए प्रयोग हो रहे थे, तो वो यहाँ हमको दिखाई दे जाता है। जैसे ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत हम देखते हैं तो नरसिंह कथा है, खजुराहो का शिल्पी है, ये जो है नाटक जो है अपनी ऐतिहासिक विशेषताओं को लिए हुए हैं, पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। तो सामाजिक नाटकों में बिना दीवारों के घर जो मनु भंडारी का लिखा हुआ है वो काफ़ी जो है मायने रखता है। इसके अलावा राजनीतिक नाटकों में जो है नागपाश है, चाय पार्टियां हैं और जहर है, ये नाटक सामाजिक नाटकों के अंतर्गत आते हैं। रूपांतरिक नाटकों में आप देख सकते हो देवी है, बंदिनी है, देवी बंदिनी के रूप में नाटक जो है वो आ जाता है। इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटकों में हत्यारे, मशीन, गांव से शहर इत्यादि आ जाते हैं। व्यंग्य नाटकों में जैसे मैंने नाम लिया आपके सामने, एक था गधा, वो आ जाता है। फिर देश प्रेम रूप के नाटकों में जो है हम रहते हैं तो वतन की आबरू एक प्रमुख आ जाता है जो कि अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया है। घाटियाँ गूंजती है जो शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई प्रकार के नाटक इस युग में लिखे गए। अब आते हैं प्रवृत्तिगत विशेषताएं। इस युग के नाटकों की, इस युग के नाटककारों की, उनकी रचनाओं की जो प्रवृत्तिगत विशेषताएं हैं वो कौन सी रही। पहली जो विशेषता हमारे सामने निकल कर आती है वो है प्रयोगधर्मिता। इस युग के नाटककारों ने नाटक लिखते समय प्रयोग खूब किए, नाटकों को नए नए तरीके से लिखने की कोशिश की, नए नए रूपों में हमारे सामने लाने की कोशिश की। अब उनको सफलता कहाँ मिली? जब नए प्रयोग होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सफलता मिले, तो कुछ सफल हुए तो कुछ असफल हुए। बोधगम्य भाषा का प्रयोग, इस युग के नाटककारों ने भाषा को जटिलता के दायरे से बाहर निकाला, जैसा कि छायावादी युग में हो गया था, और इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग अपने नाटकों के लिए किया जो कि पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, देखने वाले के लिए बोध करने में जिसको आसानी हो, ऐसी भाषा का प्रयोग आप लोगों ने किया। इसके साथ साथ हालांकि हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हिंदी आगे बढ़ी है वो पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में भी आई है। प्रसाद युग में भी हमने देखा, भारतेंदु युग में भी हमने देखा कि उन पर पश्चिम का प्रभाव काफ़ी अधिक पड़ रहा था। तो इस युग में आते आते हालांकि हम नाटकों के संपर्क में थे, पश्चिम के, उनकी विधाओं के संपर्क में थे, लेकिन हमने इस युग में या इस युग के नाटककारों ने अपने युग में पश्चिमी नाटककारों का अंधानुकरण नहीं किया। कोई अच्छी चीज़ थी वो ले ली, परिवर्तित रूप में हमारे यहाँ ले आए, जो कि हमारे भारतीय भाषा, हिंदी भाषा के लिए, हमारे परिवेश के लिए अच्छी थी, वो उस रूप में परिवर्तित करके ले आए, उसका अंधानुकरण उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा नई तकनीकी का प्रयोग, नई रंग दृष्टि और प्रयोगधर्मी साहसिकता इस युग के नाटककारों की एक विशेषता रही है। कौन सी विशेषता? नई तकनीक, नई रंग दृष्टि और प्रयोगधर्मी साहस, ये विशेषता इस युग के नाटककारों की रही है। इसके साथ साथ चूंकि राजनीति में भी विकार आता जा रहा था, उसमें भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमाता जा रहा था, जिससे कि समाज हमारा त्रस्त होता जा रहा था, तो इस युग के नाटककारों ने राजनीति में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा था, उसमें जो अनीति आ गई थी, उसमें जो गिरावट आ गई थी, उसको विषय बना करके नाटकों को लिखा, और फिर उनका मंचन भी, यदि नाटक लिखे हैं तो मंचन भी कहीं ना कहीं उनका होता है, और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि आप इस भ्रष्टाचार से बचें। इसके साथ साथ चूंकि जीवन जटिल होता जा रहा था,
तो जीवन जटिल होगा तो दाम्पत्य जीवन में भी तनाव आ सकता है। जब मियाँ बीवी दोनों व्यस्त हो रहे हैं, बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से टकराव होता है। तो वो जो दाम्पत्य जीवन का तनाव था, वो इस युग के नाटककारों ने अपने नाटकों में एक विषय के रूप में लाने का प्रयास किया है। इसके अलावा यौन विसंगतियाँ, पूर्व में जिनके बारे में चर्चा करना ही गलत माना जाता था, उनको भी अपने सामने, पाठकों के सामने लाने की कोशिश इनके द्वारा की गई। और मरती हुई आकांक्षा, चूँकि लोग निराशा में जा रहे थे, तो जब निराश होता है तो उसकी आकांक्षा जो है वो भी मर जाती है। तो मरती हुई आकांक्षा को, और ऊपर जो हमने विषय दिए हैं उनको पूर्ण विश्वास के साथ इन्होंने अपने नाटकों में जगह दी। इसके साथ साथ जो अतीत था हमारा, उसका वर्तमान से संबंध भी उजागर किया, या वर्तमान काल में भी उसकी उपयोगिता है, उसका उजागरण भी आपके द्वारा अपने नाटकों में किया गया, इन लोगों के द्वारा अपने नाटकों में किया गया। इन्होंने इसके साथ साथ पुरानी जो नाट्य रूढ़ियाँ थी, जैसे पुरानी रूढ़ियाँ थी और उसके आधार पर नाटक लिखे जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे या मंचित किए जा रहे थे, उसको, और जो पहले से घिसे पिटे जो ढांचे और सांचे बने हुए थे, उनको इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। उनमें बंधे रह करके आप लोगों ने नाटक नहीं लिखे थे। इसके साथ साथ इन लोगों में एक आशावादी दृष्टिकोण भी था, निराशा नहीं थी। चीन के आक्रमण के समय निराशा आई थी, लेकिन वो निराशा ये लोग जो हैं छोड़ चुके थे और अपने भीतर आशा का संचार कर चुके थे, और वो आशा का संचार इन लोगों के नाटकों में हमको दिखाई दे जाता है। देशभक्ति के नाटक भी आप इस समय के नाटककारों ने लिखा, और वो क्यों लिखे गए, वो इसलिए लिखे गए कि उस समय जो निराशा फैली हुई थी, उस निराशा को दूर करने की कोशिश इस युग के नाटककारों ने अपने नाटकों के माध्यम से की थी। इसके साथ साथ एक और विशेषता इस युग में हमारे सामने आई, वो थी कि दूसरी भाषा के नाटकों और दूसरी विधाओं, दूसरी भाषा के चाहे नाटक हों, दूसरी भाषा की चाहे विधाएं हों, उनको हिंदी नाटकों में और दूसरी विधाओं को भी हिंदी नाटकों में रूपांतरित किया गया। यदि दूसरी विधा में लिखा गया है, कोई कहानी लिखी गई है, तो उस कहानी को भी इन लोगों ने नाटकों में परिवर्तित करके रूपांतरित किया है। तो ये भी एक नया प्रयास इस युग के नाटककारों के द्वारा हमारे सामने उपस्थित किया गया। इसके अलावा समस्त भारतीय जो संस्कृति है, उसका विस्तृत रूप से समायोजन आपके नाटकों में दिखाई दे जाएगा, और उसका परिणाम ये होता है, चूंकि विस्तृत, समस्त भारतीय विस्तृत संस्कृति को ये अपने भीतर लेकर के चलते हैं, तो नाटक जब पहले सीमित परिधि में बंधे हुए थे, तो उस परिधि से बाहर निकाल करके नाटकों का विकास इस युग में, इस युग के नाटककारों द्वारा किया गया। तो इस तरह से हमने इस युग के प्रमुख नाटक और नाटककारों के बारे में भी जानकारी ले ली, और उसके साथ साथ इस युग की कुछ प्रवृत्तिगत विशेषताएं जो है उनको भी हमारे सामने लिया। तो अब हमारे सामने स्थिति स्पष्ट हो गई है कि नाटकों का विकास क्रम किस तरह से हमारे सामने आता है, नाटक, हिंदी में नाटक किस तरह से विकसित होते होते वर्तमान रूप जो हमें नाटकों का देखने को मिलता है वहाँ तक पहुँचे, और विकसित होते होते हमारे दिलों को छूने के काबिल
हो गए और आज भी हमारे को ये नाटक प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, आज मंचन करने के लिए या मंचित नाटक को देखने के लिए हो सकता है लोगों को समय नहीं मिलता होगा, लेकिन नाटकों का एक रूपांतरित रूप रजत पटल के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है, फिल्मों के माध्यम से, या ये जो टेलीविज़न के सीरियल जो आ रहे हैं उनके माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं, और अधिक अच्छे रूप में हमारे सामने, वास्तविक रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। नाटकों में प्रस्तुतिकरण की जो समस्याएं आती थी, वो समस्याएं इस तरह की विधाओं के आगे आने के कारण काफ़ी हद तक दूर हो गई है। तो इनको भी यदि साहित्यिक विधा में शामिल किया जाए तो अच्छी बात है, या इनको साहित्यिक विधाओं के साथ जोड़ दिया जाए। जैसे नाटक का लिखा जाना, नाटक का पढ़ा जाना, नाटक का मंच पर प्रस्तुत किया जाना यदि साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत ले सकते हैं तो इनको भी एक सहायक गतिविधि के रूप में हम ले सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इस विषय पर मेरी आज चर्चा जो है लगभग पूर्ण हुई है। तो मैं अपने इस व्याख्यान को यहाँ विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।